हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे हो। आज हम बात करेंगे संपत्ति के व्ययन से संबंधित और जानेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनते हैं हमारे इस चैप्टर से। और आज हमारा बीएनएसएस का लास्ट एमसीक्यू का सीरीज होने वाला है, तो जुड़ जाइए आज के क्लास से। और एक चीज और मैं बता दूं कि बीएनएस के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है पूरी तरीके से प्लेलिस्ट बना करके, और बीएनएसएस के भी प्लेलिस्ट जो है अपलोडेड है। जाइए, अगर आपने पिछले सारे लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाइए आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए अपने आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1,000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5,000 रुपए है। ठीक है, 5,000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखा जाए तो क्या कह रहा है हमारा आज का टॉपिक, संपत्ति का व्ययन। ठीक है, संपत्ति के व्ययन से संबंधित। और ये सेक्शन कहां से कहां तक है, तो 497 से 505 तक इसके बारे में बात करता है। चैप्टर कौन सा है हमारा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि संपत्ति के व्ययन से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अध्याय कौन सा है, 36 है। ठीक है, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीएनएसएस की कौन सी धारा कुछ मामलों में विचारण के लिए लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश का प्रावधान करती है। कौन सा सेक्शन है, 497। ठीक है, 497। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारण के समापन पर संपत्ति के व्ययन का आदेश निम्नलिखित के तहत पारित किया जाता है। किसके तहत, तो आपके 498 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा है सेक्शन 497 बीएनएसएस के तहत पारित आदेश कैसा है, तो मध्यवर्ती है। ठीक है, मध्यवर्ती आदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएनएसएस के सेक्शन 497 के तहत कुछ मामलों में लंबित विचारण में संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के आदेश पारित करने के लिए कौन अधिकृत है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, लिखा है ना, किसी भी दांडिक न्यायालय मजिस्ट्रेट को मामले का संज्ञान लेने, विचारण के लिए सुपुर्द करने का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति की पेशी के
कितने दिनों के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति का विवरण तैयार करेगा, है ना। तो कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 497 क्लॉज 2 के तहत कथन तैयार करने और सेक्शन 497 क्लॉज 3 के तहत फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी के कितने दिनों के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट संपत्ति के व्ययन, नष्ट, संपरहण या परिधान का आदेश देगा? कितने दिन के अंदर ये पूछ रहा है? तो 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सेक्शन 498 के तहत दांडिक न्यायालय द्वारा विचारण के समापन पर संपत्ति के व्ययन के आदेश के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये आपसे पूछना है। तो क्या सही नहीं है? संपत्ति के स्वामित्व के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार की घोषणा हुआ, ठीक है, यही सही है। लिखा है कौन सी धारा अभियुक्त के पास पाए गए धन का भुगतान निर्दोष क्रेता को करने का प्रावधान करती है? कौन सा सेक्शन है? 499 या 499। नेक्स्ट लिखा है सेक्शन 499 के तहत भुगतान ऐसे आदेश की तिथि से किस अवधि के भीतर किया जाना चाहिए? तो कब किया जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दांडिक न्यायालय विचारण के समापन पर आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चाहे उस व्यक्ति के स्थावर संपत्ति पे कब्जा पुनः बहाल करना, दांडिक बल का प्रयोग, दोषी व्यक्ति द्वारा दांडिक सूचना की बेदखल करने का, या अश्लील सामग्री को नष्ट करना, या दोषी अभिलिखित की गई, ठीक है, दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। लिखा है कौन सी धारा अपमान लेखीय या अन्य सामग्री को नष्ट करने का प्रावधान करती है? कौन सी धारा? 501, ठीक है, 501। नेक्स्ट लिखा है कौन सी धारा स्थावर संपत्ति पर कब्जा बहाल करने की शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सा करती है? 505, है ना, 505। नेक्स्ट है लिखा है कि संहिता की धारा 502 के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। कैसा? तो 2 शुद्धि की तिथि से 1 माह से अनधिक समय के बाद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी धारा पुलिस द्वारा संपत्ति के अभिग्रहण करने का प्रक्रिया का प्रावधान करता है? कौन सी धारा करता है? 503। नेक्स्ट लिखा है विनश्वर प्रकृति का जो संपत्ति होता है कि विक्रय की शक्ति का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो आपके 505। नेक्स्ट लिखा है विनश्वर प्रकृति का जो संपत्ति है मूल्य इससे कम होना चाहिए। कितने से? तो 10,000 रुपए से। 10,000। नेक्स्ट क्या आ रहा है? हमारा नया चैप्टर है अनियमित कार्यवाहियां, है ना। कहां से कहां तक प्रावधान है इसके बारे में? तो 506 से 512। चैप्टर कौन सा है हमारा? तो यही हमारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ही यही पूछ रहा है कि चैप्टर कौन सा है हमारा। तो चैप्टर नंबर है हमारा 37, ठीक है, 37। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखा है वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं कर, ये बात कहाँ कही गई है ये पूछ रहा है। कहाँ? 506 में कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारण को दूषित करने वाली अनियमितताओं के बारे में प्रावधान कहाँ है? तो 507 में है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से किस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अनियमितता
से कार्यवाही दूषित नहीं होगी। किस कंडीशन में? तो सह अपराधी को क्षमादान कर। नेक्स्ट है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितताएं कार्यवाही को दूषित नहीं करती? यदि कोई मजिस्ट्रेट इस संबंध में विधि द्वारा सशक्त नहीं होने पर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है। क्या कार्य करता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 196 के तहत पूछताछ करता है, ठीक है। चलो बस, लिखा है कि कौन सी धारा गलत स्थान पर कार्यवाही करने का इफेक्ट के बारे में, यानी कि प्रभाव के बारे में बात करता है। कौन सी धारा है? तो 508। नेक्स्ट है कि कौन सी धारा आरोप विरचित करने में या आरोप के अभाव या त्रुटियों के प्रभाव का प्रावधान करती है। कौन सी धारा है? 510। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कि कुछ अपराधों का संज्ञान लेने की परिसीमा, लिमिटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। कहां से कहां तक बता रहा है? 513 से 519। और अध्याय कौन सा है हमारा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अध्याय कौन सा है? 38, ठीक है। लिखा है कौन सी धारा परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान के वर्जन का प्रावधान? कौन सी धारा करती है? 514। नेक्स्ट है, लिखा है यदि अपराध जुर्माने से दंडनीय है तो केवल संज्ञान लेने की परिसीमा कितना है? तो 6 माह, 6 मंथ। नेक्स्ट, 3 वर्ष से अधिकतम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा क्या है? तो अगर 3 वर्ष से अधिक का कह रहा है यहाँ पे, तो लिमिटेशन क्या होगा? तो 3 वर्ष होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हम एक चार्ट के तौर पे क्लियर कर दे आपका। अगर केवल फाइन से है, ठीक है, फाइन से है तो 6 मंथ। अगर 1 ईयर से यानी कि 6 महीने से आपका, यानी कि फाइन से ऊपर का है और 1 ईयर तक का है अधिकतम, तो 1 ईयर। और 1 साल से लेकर के 3 साल तक का है तो 3 ईयर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट, लिखा है कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अनधिक का है। तो कितने समय में? अभी हम बताए हैं, बताइए कितने समय में? तो कितना हो जाएगा? 3 ईयर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है जब कोई अपराध 1 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है तो लिमिटेशन क्या होगा? 1 ईयर होगा, ठीक है। क्लियर है? चल, लिखा है गलत प्रतिक्रिया बताइए, क्या गलत है? पहला लिखा हुआ है कि यदि अपराध जुर्माने से है तो 6 माह, सही है ना, हम बताए भी हैं। फिर लिखा है 1 वर्ष या यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि का है तो कारावास से दंडनीय है, ठीक है भाई। 1 वर्ष तक का है तो 1 वर्ष से दंडनीय। फिर लिखा है कि यदि 3 वर्ष, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से अनधिक का है, ये भी ठीक है। फिर लिखा है 5 वर्ष यदि मृत्यु अपराध से दंडनीय हो, नहीं भाई यही गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखा है परिसीमा अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए सुसंगत तिथि होगी, क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही सही है। क्या लिखा है? परिवार जब दर्ज किया गया या जब सूचना मिली तब, क्या दोनों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बीएनएसएस के तहत परिसीमा काल का प्रारंभ प्रावधानी किया गया है, कब से जो है लिमिटेशन जो है वो शुरू होता है, ये पूछता है। तो कहाँ बताया गया है ये आपका? आंसर पड़ेगा। नेक्स्ट है बीएनएसएस के तहत परिसीमा काल का प्रारंभ होगा, है ना, कब से होगा? तो घटना के घटित होने, जो भी अपराध घटा है उस तिथि से। लिखा है कि परिसीमा अवधि प्रारंभ होगी तब, तो लिखा है आमतौर पर अपराध की तिथि से,
फिर लिखा है कि अपराध घटित होने की जब जानकारी मिली तब से। फिर लिखा है कि यदि अभियुक्त की पहचान ज्ञात नहीं थी और जब से पहचान हुई तब से। तो सब सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसी परिस्थिति हो वैसा। नेक्स्ट है आपका, परिसीमा अवधि प्रारंभ होगी, पूछ रहा है आपसे, है ना, कब होगी? तो लिखा है अपराध की तारीख से, सही बात है। फिर लिखा है कि जहां अपराध के घटित होने की जानकारी अपराध से पीड़ित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को नहीं थी और बाद में पता चलती है। फिर लिखा है कि ज्ञात ही नहीं था कौन किया है, तो जब पता चले तब, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि परिसीमा काल की अवधि की गणना के समय अपवर्जन कर दिया जाएगा, मतलब उस अवधि को अपवर्जन कर दिया जाएगा जिस दिन घटना हुआ था, है ना। कौन बताता है? 516 बताता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि किसी अपराध के संबंध में बीएनएसएस के तहत परिसीमा काल की अवधि की गणना करते समय जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है ना, कब से की जाएगी और उसको क्या किया जाएगा, तो उस समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि परिसीमा अवधि की गणना में वह समय जिसके दौरान क्या, तो भाई लिखा है पहला क्या है आपका कि कोई भी उचित परिश्रम के साथ अभियोजन चल रहा है, अपराधी के विरुद्ध न्यायालय किसी अन्य अभियोजन में अपवर्जित रख सकता है, या अगर वो अनुपस्थित रहा है तो भी अपवर्जित होगा, या खुद को छुपा रहा था तो भी, है ना, वो सारे टाइप में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सी धारा उस दिन को अपवर्जित करने का प्रावधान करती है जब न्यायालय बंद ना, जब न्यायालय बंद है तो उस दिन को छोड़ दिया जाएगा गिनना, तो 517। नेक्स्ट है, बीएनएसएस की किस धारा के तहत कोई भी न्यायालय परिसीमा अवधि के समाप्त होने के बाद किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है, ये कौन बताता है? 519 है। नेक्स्ट है, लिखा है कि कोई भी न्यायालय परिसीमा काल के समाप्ति के बाद भी किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है यदि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संतुष्ट है ना। तब जब विलंब का स्पष्टीकरण दे दिया गया या न्याय हित में ऐसा करना जरूरी है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में कर सकते। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखा है सतत अपराध के मामले में परिसीमा काल की एक नई अवधि प्रारंभ होती है ना, कब से होती है? तो उस प्रत्येक क्षण से जिसके दौरान अपराध किया है ना, चालू रहने वाले अपराध, जैसे कि आपका अपहरण है, ठीक है। लास्ट हमारा चैप्टर क्या है? प्रकरण, ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर कौन सा है हमारा? 39 है, और कहां से कहां तक है? 520 से 531। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह है कि बीएनएसएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मामले का विचारण उच्च न्यायालय के समक्ष किया जाएगा, है ना, कौन बताता है? 520। लिखा है बीएनएसएस की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे किसी मामले का विचारण नहीं करेगा जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से हितमंद। कौन सी धारा बताती है ये बात? तो 525 बताती है। लिखा है कि जहां कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है, वह न तो ऐसे मामले को सुपुर्द करेगा या विचारण के लिए प्रतिबद्ध होगा, न ही ऐसे मामले में कोई अपील सुनेगा, बशर्ते तब, तो जब उसके अपीलीय न्यायालय की पूर्व मंजूरी अगर ले ली है तो कर। कौन सी धारा विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता को कुछ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के रूप में बैठने के प्रतिबद्ध करती है? कौन सी धारा है? 526।
लिखा है कौन सी धारा के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति यानी इनहेरेंट पावर को यूज कर सकता है। ठीक है, किसमें? 528। नेक्स्ट है, लिखा है यह कहावत कि क्वांडो लेक्स एलिग्यूडस लिक्यूरिया कॉन्सेंडिस कॉन्सेंटूर इट एड साइन एक्यूरेसिस इट्सा इसी नॉन प्रोटेस्ट प्रावधानित है ना। किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है, किस सेक्शन से रिलेटेड? तो 528 से, ठीक है, अंतर्निहित शक्ति से, ठीक है, इनहेरेंट पावर से। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेक्शन 528 BNSS के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग निम्न द्वारा किया जाए। किसके द्वारा? तो हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, लिखा है अपराधों का वर्गीकरण BNSS में किया गया है। किसमें किया गया है? तो फर्स्ट शेड्यूल यानी कि प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट लिखा है FIR में वर्णित अभियुक्त इसे रद्द करना चाहता है तो किसका दरवाजा खटखटाएगा, मतलब किसके पास जाएगा? आपके हाई कोर्ट के पास। ठीक है, क्योंकि इनहेरेंट पावर मिला हुआ है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है, लिखा है जमानती अपराध का तात्पर्य उस अपराध से है जिसे जमानत के रूप में दर्शाया गया है। कहाँ दर्शाया गया है? तो आपके प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया है। उसके बारे में क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हमारा BNSS का कंप्लीट होता है पूरा MCQ का सीरीज। तो चलिए, उम्मीद है आज का MCQ वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके बाद मैं BSA के MCQ सीरीज पूरे लाने वाली हूँ। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे क्लास से और बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे क्लास। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।